Hello students, this is our second chapter, reproduction in lower and higher plants. In the previous video, I have stopped on all the four phases of oogenesis and the structure of secondary oocyte. So now यहाँ पे हमारा पूरा स्ट्रक्चर oogenesis and spermatogenesis complete होता था. Now in this video we are going to study about fertilization और एक और नाम है fertilization का, that is syngamy. So let's start. अब हम लोगों को सबको पता है फर्टिलाइजेशन होता क्या है. मेल में से स्पर्म आता है और फीमेल में से फीमेल के एग में जाता है. फिर वहाँ पे वो दोनों फ्यूज़ होके बनाते हैं जाइगोट. फिर यही होता है फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी. अब तक हम लोग ने ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़े थे. सो नाउ इन दिस वीडियो अब हम लोग इसका हर एक स्टेप डीपली स्टडी करेंगे. इसका मैकेनिज़्म 3 पार्ट में डिवाइडेड है. पहला मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स एग, दूसरा एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग और फिर तीसरा आता है एक्टिवेशन ऑफ ओवम. तो पहला एग कैसे मूव करेगा, उसके बाद वो कैसी एंट्री लेगा, उसके बाद ओवम कैसे अपने आप को फर्टिलाइज़ करेगा, एक्टिवेट करेगा, वो पढ़ेंगे. तो पहले फर्टिलाइजेशन क्या है. फर्टिलाइजेशन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्राइमरली इन्वॉल्व फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. हम लोगों को सबको पता है दैट यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, 2 हैप्लॉइड गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन इज़ द later process which involves fusion of the haploid male and the female gamete resulting in the formation of diploid zygote. इतना क्लियर है. फिर इन ह्यूमन ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो पूरी तरीके से इंटरनली होता है and it usually take place in the ampulla of the fallopian tube. जब मैं fallopian tube बता रही थी तब मैंने बताई थी that it takes place in ampulla. याद रखना ampulla को. then ampulla होता है fallopian tube या फिर uterine tube. फिर the fertilized egg और zygote will develop into an embryo. और यही प्रोसेस कहाँ होता है? पूरा का पूरा प्रोसेस होता है यूट्रस में. क्लियर? ये था इसका फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन. अब हम लोग अपने फर्स्ट मैकेनिज़्म स्टार्ट करते हैं. तो मैकेनिज़्म ऑफ फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट थिंग, पहला सीमन रिलीज्ड होता है ड्यूरिंग इजैक्यूलेशन. राइट, सीमन रिलीज हुआ, सीमन आता है इजैक्यूलेशन के टाइम पे. फिर स्पर्म आते हैं. फिर द कोगुलेटेड सीमन नाउ अंडरगोज लिक्विफिकेशन एंड स्पर्म बिकम्स एक्टिव. जो कोएगुलेट फॉर्म में स्पर्म्स थे वो लिक्विड बन जाते हैं. ये याद रखना. फिर उसके बाद वो लोग एक्टिव हो जाते हैं. यहीं पे जब वो एक बार बाहर आ गए, तब वजाइना में चले गए, तब वो लोग एक्टिव हो रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट स्पर्म. क्लियर? नाउ हमारा फर्स्ट स्टेप है मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स एग. तो यहाँ क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म रीचिंग द वजाइना. मतलब स्पर्म का कैपेसिटी कितनी है वजाइना तक ट्रैवल करने की. स्पर्म की कैपेसिटी कितनी है वजाइना तक ट्रैवल करने की और क्या कैपेसिटी है, इसमें ये चीज़ आती है. देन here as many as 50% are broken or destroyed. remaining sperm जो कि 50% जो डिस्ट्रॉयड हो गए, उसके बाद जो बचते हैं उनके अंदर कैपेसिटेशन होता है. फिर ये प्रोसेस को
5 to 6 आवर्स लगते हैं। देन उसके बाद जो एक्रोजम मेम्ब्रेन होती है किसकी, स्पर्म की, एक्रोजम मेम्ब्रेन जो होती है स्पर्म की वो थिन होती है। एक्रोजम जो है वो थिन हो रही है। क्लियर? फिर उसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ कैपेसिटेशन स्पर्म जो है वो एक्टिव होगा। जब थिन होगी तो एक्टिव हो रहा है। फिर उसके बाद इट बिगिंस टू स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स। अगर ये एग इधर है तो ये यहाँ से इट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स। फिर अपवर्ड कहाँ जाता है, वो वजाइना से यूट्रस में जा रहा है। क्लियर? फिर उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडीन एक्टिवेट द स्पर्म। ये चीज़ याद रखना है, कौन स्पर्म को एक्टिवेट करता है, प्रोस्टाग्लैंडीन। प्रोस्टाग्लैंडीन जो है वो स्पर्म को एक्टिवेट करता है। उसके बाद स्पर्म जब रिच कर जाता है एम्प्यूला पे, एज अ रिजल्ट ऑफ देयर ओन स्विमिंग, वो खुद से स्विम होकर एम्प्यूला पे जाता है और उसके बाद वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब का। जब स्पर्म रिच करके, ये यूट्रस है इसकी, ये फैलोपियन ट्यूब है, जब एम्प्यूला पे जा रहा है तो यहाँ पे एम्प्यूला में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में, और जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो स्टिम्युलेट करती है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन रिलीज़ करती है फीमेल ट्यूब, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ करती है। फिर आफ्टर द कैपेसिटेशन द स्पर्म में रीच एम्प्यूला विथिन 5 मिनट्स। अगर स्पर्म नीचे से वजाइना से ट्रैवल होके यूट्रस तक पहुंच गया, उसके बाद विदिन 5 मिनट्स वो एम्प्यूला में पहुंच जाएगा। विदिन 5 मिनट्स इट विल रीच कहाँ पे, एम्प्यूला में। ओके, इतना पॉइंट याद रखना है। देन स्पर्म कैन रिमेन वायबल फॉर 28 to 48 आवर्स। कब तक के वो ज़िंदा रह सकता है, 24 to 48 आवर्स तक वो वायबल रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे वो एग के पास चले गया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग। क्या है नेक्स्ट स्टेप, कि स्पर्म एंट्री कैसे ले रहा है एग में। देन आउट ऑफ 200 to 400 मिलियन स्पर्म्स, टोटल स्पर्म कितने थे, 400 to 200 मिलियन, सिर्फ कुछ 100 स्पर्म मैनेज करते हैं एम्प्यूला के अंदर जाने के लिए। मैनी स्पर्म्स एम्प्यूला में पहुंचते हैं बट सिर्फ एक सिंगल स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है। वापस 200 to 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, उसमें से कुछ 100 स्पर्म्स एम्प्यूला में रहते हैं, बट एक सिंगल स्पर्म एंट्री करता है ओवम में। इतना पॉइंट क्लियर होगा। आफ्टर, अब जब वो ओवम में रीच कर गया, तो इट कम्स टू लाई अगेंस्ट इट। उसके बाद वो ओवम के बाहर रहता है। ये ओवम, ये इधर स्पर्म है। तो अब यहाँ पे आता है एक्रोजम। स्पर्म के हेड पे एक्रोजम होता है। एक्रोजम बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज़ करता है, मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। तो ये एंजाइम क्या करता है, ये ओवम की कोरोना रेडिएटा की जो मेम्ब्रेन होती है उसको डिज़ोल्व करता है और स्पर्म
डिज़ोल्व करने के बाद अंदर एंट्री लेता है ओवम के। क्लियर। और उसके बाद जब कोरोना रेडिएटर डिज़ोल्व हो गई तो अंदर आता है ज़ोना पेलिसुडा। ज़ोना पेलिसुडा कहाँ होती है? एग में होती है। एंड दिस ज़ोना पेलिसुडा हैज़ फर्टिलिज़िन रिसेप्टर प्रोटीन, जिसको बोलते हैं ZP3 या ZP2। ज़ोना पेलिसुडा के पास प्रोटीन्स है, और ये जो प्रोटीन है ये बाइंड करती है स्पेसिफिक एसिड प्रोटीन। क्या बाइंड करती है? एंटी फर्टिलिज़िन ऑफ स्पर्म। मतलब ये प्रोटीन जो है ये स्पर्म को अंदर लेने में हेल्प करती है। इट ब्रिंग्स अबाउट अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म टू द एग टू एनहेंस फर्टिलाइजेशन। फिर इधर जब ये प्रोटीन रहती है तभी ही स्पर्म ओवम में एंट्री ले सकता है। देन अब एंट्री हो जाती है तो एक्रोजम का क्या काम है? एक्रोजोम जो है उसका काम क्या है वो देखते हैं। एक्रोजम जो है वो हेड होता है, स्पर्म के हेड पे होता है एक्रोजम। ये जो टच करता है ज़ोना पेलिसुडा को इन द एनिमल पोल रीजन। एनिमल पोल रीजन क्या है? मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। एनिमल पोल रीजन पे वो टच करता है। फिर उसका जो एक्रोजोम रहता है वो रप्चर करता है अपनी कवरिंग को। ये समझो एक्रोजोम है। ओके, ये है एक्रोजोम। तो इसकी जो कवरिंग है ये खुद की अपनी कवरिंग को रप्चर करता है और रिलीज़ करता है लाइटिक एंजाइम, एक्रोसिन, जोनालाइसिन, एंड दे एक्ट ऑन द ज़ोना पेलिसुडा एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड दिस कॉजेज एग रिएक्शन। क्लियर। मतलब ये अगर रिलीज़ नहीं करेगा तो एग के अंदर वो घुस नहीं पाएगा। इतने सारे वो एंजाइम रिलीज़ करता है तभी वो कोरोना रेडिएटा की एंजाइम को डिज़ोल्व कर पाता है। यहाँ पे हमारा एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट मैकेनिज़्म है एक्टिवेशन ऑफ ओवम। अब जब स्पर्म अंदर चले गया तो ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन वॉज एट मेटाफेज 2 स्टेज। ये याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले ओवम मेटाफेज 2 स्टेज पे था। ओके, मेटाफेज 2 स्टेज पे था। फिर विद द कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म हेड, जब ये ओवम स्पर्म के हेड के साथ कांटेक्ट में आता है और उसकी विटिलिन मेम्ब्रेन, बाहर कौन सी मेम्ब्रेन होती है? विटिलिन मेम्ब्रेन होती है, ये भी कांटेक्ट में आती है। इट गेट एक्टिवेटेड एंड कंप्लीट इट मियोसिस 2। विद दिस इट गिव्स आउट अ सेकेंड पोलर बॉडी and the germinal vesicle organize into female pronucleus. At this stage it is a true ovum or egg। मतलब यहाँ पे क्या क्या होता है? पहले तो विटिलिन मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो विटिलिन मेम्ब्रेन भी ब्रेक हो रही है। उसके बाद मियोसिस 2 हो रहा है। उसके बाद सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज़ हो रही है। जब ये सब चीज़ें हो जाएगी तो ये ओवम जो है ये एक ट्रू ओवम या फिर एग होगा। अब यहाँ पे फ्यूजन कैसे होता है एग और स्पर्म का? जो कवरिंग होती है मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई की। अब अंदर एग है, इधर है स्पर्म, तो इसकी कवरिंग, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक्रोजम के अंदर भी न्यूक्लियस है। तो ये दोनों की कवरिंग जो होती है ये डिज़ोल्व होती है एंड अलाउ द क्रोमोसोमल पेयरिंग। इसके अंदर क्रोमोसोम, इसके अंदर क्रोमोसोम, ये दोनों एक दूसरे के साथ पेयर्ड अप हो जाते हैं। फिर इसके वजह से सिनकारियन, एक है सिनकारियन,
ये प्रोसेस फॉर्म होता है बाय द फॉर्मेशन कॉल्ड सिनगैमी और कार्योगैमी। सिनकैरियन मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से, मतलब जब ये कवरिंग दोनों एक दूसरे को एक क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ फ्यूजन करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनकैरियन। और ये कब होता है? जब सिनगैमी होती है तब होता है। क्लियर? उसके बाद जो जाइगोट है वो फॉर्म हो जाता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब ये जाइगोट के अंदर न्यूक्लियस है, डीएनए है, क्रोमोसोम्स है, फिर ये अपने आप का सेल डिवीज़न करता है, फिर ये फीटस बन जाता है। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी में पार्चुरेशन होता है और फीटस बेबी बाहर आ जाता है। क्लियर? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। फिर एक चीज़ है इसके सिग्निफिकेंस। तो फर्टिलाइजेशन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडरी oocyte कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ oogenesis एंड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मैच्योर ओवम। फिर उसके बाद डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर, जो 2 क्रोमोसोम नंबर रीस्टोर्ड इन द जाइगोट बाय प्रोसेस ऑफ सिनगैमी। फिर थर्ड है द ओवम लैग्स द सेंट्रियोल्स नेसेसरी फॉर द फर्दर डिवीजन आर रिसीव्ड फ्रॉम द स्पर्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। मतलब ये सब क्या है? ये सब जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं वही सब है। पहले में बता रहा है कि सेकेंडरी oocyte बनता है, फिर दूसरे में बता रहा है कि डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, क्रोमोसोम का फर्टिलाइजेशन, क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो रहे हैं, जाइगोट बन रहा है। फिर जो सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग होती है, ऑफस्प्रिंग आ रहा है, इसका ये सब इम्पोर्टेंस है। फिर फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और फिर एक वेरिएशन होता है और एक अलग से एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। In the next video we will study about the embryonic development। अब fertilize हो गया, zygote बन गया, अब zygote क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में embryonic development स्टार्ट करेंगे।